नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो 27 तारीख का एग्ज़ाम है ना, जो 27 तारीख का एग्ज़ाम है इसको भैया कैंसिल कर दिया गया। और एग्ज़ाम भैया अब आपके कब होंगे? आपको होंगे सर 9 तारीख को। जो 27 तारीख को एग्ज़ाम होना था वो 9 तारीख को होगा। फिर आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही भैया आपका आगे आपने जो डेटें देखी हैं, और आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा 8 तारीख को। 8 तारीख आपका अक्टूबर का महीना और 2023। ठीक है, तो जैसे ही आपका शेड्यूल जो आया था उसमें से क्या करना है, एक एक दिन आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, तो आपका 8 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम होगा। सभी ने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा है भैया वीडियो देख लीजिएगा। सभी नोटिस वगैरह जो भी थी वो अपलोड कर दी गई थी। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, आपका यूनिट नंबर 3। और ये नोटिस जो थी वो सभी के लिए थी, और ये जो हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये सभी के लिए है, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, है ना। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए अपना इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है। यूनिट 3 की बात करेंगे, और यूनिट 3 में हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता, है ना। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर भी गलत लिखने लगे हैं। तो बौद्धिक अक्षमता, है ना। तो ये जो आपका बौद्धिक अक्षमता है इसको हम लोग क्या कहते थे, तो आप कहते हो सर इसको हम लोग मानसिक मंदित बोलते थे, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे। तो बौद्धिक अक्षमता क्या है, परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी यूनिट 3 की हैं हम यहाँ पर अपना कवर कर लेंगे। तो बौद्धिक अक्षमता क्या है आप सभी को पता है। क्या होती है बौद्धिक अक्षमता? तो आप कहोगे, अपनी भाषा में अगर बात करोगे, कहोगे सर ऐसे बच्चे जिनका शारीरिक विकास जो है वो बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, बढ़िया होता है, लेकिन उन बच्चों का क्या है, मानसिक विकास जो है वो सही से नहीं होता। यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है और बच्चे का मानसिक विकास जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कहोगे सर कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि बच्चा जब जन्म ले रहा हो तो बच्चे को ऑक्सीजन सही से नहीं मिली, या कुछ जन्म के बाद भी ऐसे कारण होते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि भैया बच्चे को बौद्धिक अक्षमता हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को 18 वर्ष तक या 18 वर्ष से पहले ये बौद्धिक अक्षमता कभी भी हो सकती है। जन्म से पहले भी देखने को मिलता है कि माँ अगर सही से उसका पोषण तक नहीं मिल रहा है उसको, है ना, बच्चे को बार बार वो जा रही है, एक्सरे करवा रही है ना। तो इस प्रकार से तो वहाँ से भैया कह सकते हो जन्म से 18 वर्ष तक बच्चे में बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। अब हम बात करते हैं क्या होता है इसमें। तो कहते हैं भैया इसमें जो बच्चे का IQ लेवल है, यानी कि जो बच्चे की बुद्धि लब्धि है ना, जो बच्चे की क्या है, बुद्धि लब्धि है, वो बच्चे की कम देखने को मिलती है। जब बच्चे की बुद्धि लब्धि कम होगी तो बच्चा मानसिक मंदता को प्रदर्शित करेगा, है ना। और हमेशा आपसे कहे बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का फॉर्मूले की बात करें, बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले की बात करें, तो आप कहोगे IQ बराबर MA/CA गुणे में 100। ऐसे हम याद करते हैं और कह सकते हैं MA का मतलब होता है मेंटल एज, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मानसिक आयु, मानसिक आयु। और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक आयु, है ना, वास्तविक आयु। और अगर हम गुणे में 100 लगाते हैं तो भैया ये हमारा बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला बन जाता है। इतना सभी के समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है दोस्तों तो तुरंत अपना नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में, अपने राज्य का नाम बताएं, और आप उस राज्य में किस जिले से हैं इसका नाम तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो लाइक करें। अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है। आगे हम बात करते हैं
कहा गया कि मानसिक आयु बच्चे की जो होगी वो कम होगी, जो कि दुर्बल होगी, लेकिन शारीरिक विकास जो होगा वो बढ़िया होगा। परिभाषा दी गई मेंटल डिफिशियंसी डेफिशिएंसी एक्ट, जो कि आपका आया 1927 में। इसके अनुसार क्या कहा गया, मंदबुद्धि एक ऐसी अवस्था है जिसमें 18 वर्ष की आयु से पहले मानसिक विकास जो है वो रुक जाता है। मानसिक विकास रुक जाएगा, इसमें पूर्ण रूप से मस्तिष्क जो है वो विकसित नहीं हो पाता। मानसिक विकास रुकेगा, इसके लिए क्या होगा, जो मस्तिष्क है वो भैया विकसित नहीं हो पाएगा, और ये किसी भी रोग के कारण, किसी भी चोट के कारण, या हमें वंशानुगत भी देखने को मिलता है, ये परिभाषा किसकी थी, मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट 1927 की। इसके बाद में आपका AMR, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। इसके अनुसार कह सकते हैं कि 1983 में परिभाषा दी गई और कहा गया कि मानसिक मंदता का तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता के औसत स्तर से अर्थपूर्ण कमी से है। यानी कि अर्थपूर्ण कमी किसमें, बच्चे के मानसिक स्तर में, और बच्चे की मानसिक स्तर में अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, मानसिक मंदता कहलाएगी। इसके फलस्वरूप होगा क्या, जब बच्चे में मानसिक स्तर में कमी होगी तो बच्चे का जो व्यवहार है वो प्रभावित होगा। बच्चे का जो विकास है, जिस विकास से सामान्य बच्चे का विकास हो रहा था जिस दर से, तो उस दर से उस बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। मस्तिष्क का विकास, शारीरिक विकास देखने को मिलेगा। इसमें प्रभावित क्या होगा, आप कहोगे सर बच्चे का सामाजिक कौशल प्रभावित होगा, है ना, बच्चे की नैतिक विकास जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। बच्चे का कह सकते हैं कि व्यवहार जो है वो सही से बच्चा नहीं कर पाएगा, व्यवहारिक जो गुण हैं बच्चे में सही से नहीं आ पाएंगे। तो ये देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि मानसिक मंदता के साथ में और भी स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में हम कह सकते हैं चाहे वो हमारी CP हो, चाहे वो हमारा ऑटिज़म हो, ये सभी हमें देखने को मिल जाते हैं, है ना। अभी हम इन पर भी बात करेंगे। CP पर तो यूनिट 2 में आपसे बात हो चुकी है, अभी आपसे ऑटिज़म पर भी बात होगी। अब हम बात करते हैं मानसिक मंदता के वर्गीकरण की। कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया, है ना। वर्गीकरण की बात करेंगे तो कहेंगे इसको हमने बांटा 1, 2 और इसको बांटा हमने 3 भागों में, ठीक है। पहला भाग हम बांटेंगे चिकित्सा के आधार पर, ठीक है, या चिकित्सकीय वर्गीकरण हम लोग कैसे, चिकित्सा के आधार पर इसको हम लोग बांटेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग बांटेंगे भैया किसके आधार पर, तो कहोगे सर मनोवैज्ञानिकों के आधार पर। भाई मनोवैज्ञानिकों ने भी तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मनोवैज्ञानिक अगर ना होते तो मन का विज्ञान कौन पढ़ता, मन की बातों को कौन पढ़ता, है ना। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी हम बांटेंगे। और भैया इसके बाद में हम शिक्षा पर पढ़ रहे हैं तो हम इन बच्चों को शैक्षणिक आधार पर भी बांटेंगे, वर्गीकृत करेंगे। चिकित्सा के आधार पर कहा गया कि बच्चे में मानसिक मंदता देखने को मिल रही है। कैसे, अगर कोई भी संक्रमण या नशा माता कर रही हो, है ना, कोई भी शारीरिक कारक हो या कोई भी मानसिक कारक हो, पोषण की कमी हो, रोग कोई भी हो, या कह सकते हैं कोई भी जन्म के पहले का पूर्ववत कारक हो, या हम कह सकते हैं कोई भी पर्यावरण का कारक हो, गर्भ में कोई भी कारक ऐसा हुआ हो जिससे कि बच्चे में मानसिक मंदता हो गई हो, तो भैया ये चिकित्सा के आधार पर बांट लिया गया। अच्छा, मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, इनका काम ही था पता लगाना किसका, बुद्धि लब्धि का, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ही जो थे वही तो बुद्धि लब्धि का पता लगाते थे, IQ का पता लगाते थे। तो इन्होंने क्या किया, बुद्धि लब्धि के आधार पर बांट दिया। कहा, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। कहा कि जो भी बच्चे 90 से कम IQ के होंगे उनको हम क्या करेंगे, इस बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन 90 से 110 की श्रेणी किसकी होती है, तो कहोगे सर सामान्य बच्चे की जो IQ लेवल होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वो 90 से 110 होती है।
अब कहा क्या गया, कहा गया कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, यानी कि सीमा रेखा पर होंगे, बॉर्डर लाइन में होंगे, है ना, जिनको ना तो हम कह सकते हैं कि ये मानसिक मंदित हैं और ना ही सामान्य बच्चे हैं। तो कहेंगे उनका आईक्यू कितना होगा सर, उनका आईक्यू 70 से 85 या कहीं कहीं पर आपको 90 भी लिखा मिलेगा। इसके बाद में आपका आएगा अति अल्प। क्या आएगा, अति अल्प, जिसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड लेवल, अति अल्प। इनका आईक्यू कितना होगा, तो कहोगे सर इनका आईक्यू जो है वो 70 से आपका, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 से 70 के बीच में हो जाएगा, है ना आईक्यू। इसके बाद में आपका यहाँ पर आएगा अल्प। तो आप कहोगे सर इनका जो आईक्यू है ये हो जाएगा आपका 35 से 50 के बीच में, है ना। इसके बाद में आपका एक आएगा गंभीर मानसिक मंदता और एक आएगी आपकी अति गंभीर मानसिक मंदता, अति गंभीर मानसिक मंदता। ये मैं आपको इसलिए बहुत अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। गंभीर वाले को क्या कहोगे सर, गंभीर किसकी होगी, तो 20 से 35 के बीच में जिनका आईक्यू होगा वो गंभीर मानसिक मंदता की श्रेणी में आएंगे। और अति गंभीर कौन होगा, तो भैया जो 20 से नीचे जिनका आईक्यू होगा, बुद्धिलब्धि होगी, तो वो जाएंगे आपके अति गंभीरता की श्रेणी में। हम कह सकते हैं माइल्ड कैटेगरी, मॉडरेट कैटेगरी, सीवियर कैटेगरी और प्रोफाउंड कैटेगरी। ठीक है, ये आपके बांटे गए इस हिसाब से। अब कहा गया कि जो भी आपके ये अति अल्प जो मानसिक मंदित बच्चे थे, अति अल्प मानसिक मंदित बच्चे, कहा गया कि इन बच्चों को हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं या हम नियमित विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन इनका सामाजिक कौशल, शैक्षणिक कौशल, सूक्ष्मगामक कौशल विकसित किया जा सकता है और इनके जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं इनको हम करवा सकते हैं। कहा गया जो अल्प मानसिक मंदित बच्चे होंगे इनको भैया हम कहाँ ले जाएंगे, इनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, इनको हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक प्रशिक्षण हो और इनको भैया पैसा पैदा करने के लिए, पैसा लाने के लिए इनको क्या करेंगे, हम लोग व्यवसाय करवाएंगे, तभी तो इनका दैनिक जीवन चल पाएगा। तो इनको हम प्रशिक्षण दे करके इनको दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में और जो भी व्यवसाय संबंधित सामाजिक चीज़ें हैं यहाँ पर इनको हम प्रशिक्षित दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से आपका गंभीर हुआ तो कह सकते हैं भैया कि जो बुद्धिलब्धि होगी वो 20 से 35 होगी और इनको भैया बहुत देख रेख की आवश्यकता होगी, है ना। इनका गामक विकास भी बहुत पिछड़ा होगा। गामक विकास यानी कि सूक्ष्म गामक कौशल, हाथ पैरों से, हाथ से जो भी क्रियाएं की जा रही हैं, आपकी चिकोटी पकड़ना या पेन को पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, या हम कह सकते हैं कि बच्चे का ब्रश कराना, है ना, बच्चे को मग पकड़ाना, तो और उसके बाद में पैर से क्रियाएं, है ना, बच्चा कूद रहा हो, कहीं भाग रहा हो तो वो क्रियाएं तो इनको हम ये क्रियाएं करवा सकते हैं। प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी लेकिन बहुत ज़्यादा। और ये जो अति गंभीर वाले बच्चे होंगे ये जीवन भर अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं क्योंकि इनकी बुद्धिलब्धि बहुत कम होती है, कंडीशन बहुत ख़राब होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, शिक्षा के आधार पर यानी कि शैक्षणिक आधार पर, है ना। शिक्षा के आधार पर, शैक्षणिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहोगे सर इसको भी हमने बांटा 3 भागों में। पहला हमने बांटा जिसको हमने कहा EMR, दूसरा हमने बांटा तो हमने कहा TMR और तीसरा हमने बांटा तो कहा CMR। अब क्या होगा आप कहोगे सर EMR क्या है, TMR क्या है, CMR क्या है। EMR का मतलब है एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, TMR का मतलब क्या है, ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन, और CMR का मतलब क्या है, कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन। तो ये आपके जो 3 भागों में बांटे गए यानी कि शिक्षा, प्रशिक्षण और आपका अभिरक्षणिक। तो हम कह सकते हैं EMR में शिक्षा की चीज़ें जिनकी बुद्धिलब्धि 50 से 70 के बीच में होगी, इन बच्चों को हम शिक्षा दे सकते हैं, सामाजिक कौशल इनके सिखाए जा सकते हैं। TMR यानी कि ट्रेनेबल, इन बच्चों को ट्रेनिंग दे करके
कौशल जो भी इनको हम सिखाएंगे, इनको छोटे छोटे भागों में बांट करके इन बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, टास्क एनालिसिस का प्रयोग करेंगे। तो व्यवसाय प्रशिक्षण दे करके इनको व्यवसाय करा सकते हैं आपके TMR, ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन। कस्टोडियल यानी कि अभिरक्षणिक, तो भैया ऐसे बच्चे जिनको बहुत देख रेख की आवश्यकता होगी, जिनका भैया गामक विकास जो होगा वो बहुत पिछड़ा हुआ होगा, है ना, इनको हम प्रशिक्षण देंगे, लेकिन उपकरणों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से इनको हम प्रशिक्षण देंगे। तो आपके कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन, तो ये आपके 3 शैक्षणिक में बांटे गए और आपके यहाँ पर बांटे गए, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में आपका यूनिट 2 जो है 3.2, जो जहाँ पर बात होती है भैया SLD की, आप कहते हो भैया इसको क्या, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना, स्पेसिफिक लर्निंग, याद कर लीजिएगा भैया, यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं और से आपके छोटे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो कहीं और से नहीं बनने वाले, यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर आप सही से वीडियो देख रहे हो भैया, है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप बहुत धीमे धीमे चीज़ों को समझा रहे हैं, भैया जिसको धीमे लग रहा हो अपनी वीडियो को 2x पर कर ले, है ना, और हमको जल्दी जल्दी सुन ले। लेकिन जिसको ये लग रहा हो सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, धीमे से नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हमको समझा समझा करके पढ़ा रहे हैं, तो भैया जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि कैसा आपको लग रहा है वीडियो। ये आपका बताना पूरा अधिकार है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है नाइस, जो भी आपको कमेंट करने अच्छे कमेंट कीजिए, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं, हम और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। क्या बोलते हैं, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता जिसको बोलते हैं। ये जो अक्षमता होती है ये एक छुपी हुई विकलांगता के रूप में जानी जाती है। क्योंकि से छुपी हुई कैसी, इसमें कह सकते हैं कि बच्चे का जो सीखने का स्तर है, जो सीखने का स्तर है वो प्रभावित होता है, जो सीखने का स्तर है वो प्रभावित होता है। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि बच्चे की साधारण तो पाई जा सकती है, यानी कि 90 से 110 पाई जा सकती है, लेकिन बच्चे में कुछ ना कुछ सीखने की अक्षमता होंगी। जैसे बच्चा गणित के कौशलों को सीखने में अक्षम होता होगा, मान लीजिए लिखना उसको कह सकते हैं 1 है ऐसे, और लिख वो 10 रहा है, या बना वो 6 रहा है, लिखना उसको 9 है ना। तो जो ये चीज़ें देखने को मिलती जहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा तरीके से गलती कर रहा है। ऐसे ही लिखने में एक क्षमता होगी, मालूम हुआ वो ऐसे लिखना है तो उसने ऐसे करके बी बना दी, है ना। अभी हम बात करेंगे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, इन पर भी बात करेंगे। यहाँ पर बताने का मतलब क्या है कि बच्चे की तर्क क्षमता, बच्चे की गणितीय क्षमता, बच्चा लिखना पढ़ना बोलना, बच्चे का सामाजिक कौशल, इसमें कमी दिखती है। किसमें, विशिष्ट अधिगम अक्षमता में, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में, है ना। हम बात करते हैं IDEA, आइडिया के अनुसार क्या दिया गया, इनका कह सकते हैं इनकी परिभाषा को क्या दिया गया, कहा गया कि अधिगम अक्षमता मूल रूप से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में एक या अधिक विकृति हैं जो भाषा को समझने, बोलने, लिखने से संबंधित होती है। भाषा को समझने से संबंधित होगी, बोलने से संबंधित होगी, लिखने से संबंधित होगी, और सोचने, बोलने, पढ़ने, वर्तनी संबंधी, प्रत्यक्षीकरण संबंधी और मस्तिष्क में चोट, है ना, इससे जो भी विकृति आई होगी या जो भी गड़बड़ी आई होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ये आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगी। जहाँ पर आप बात करोगे, कहोगे सर डिसलेक्सिया है, एक प्रकारों की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रकार क्या कहोगे, सर ये दूसरा प्रकार जो है डिसग्राफिया है, ठीक है। अभी मैं इसको याद करा दूंगा भैया, भूलोगे नहीं, है ना। तीसरा प्रकार आपका क्या है, तो आप कहोगे सर ये भैया है डिसकैल्कुलिया, ठीक है।
इसके बाद में हम चौथा प्रकार की बात करेंगे। तो चौथे प्रकार की हम बात करेंगे तो कहोगे सर ये तो है डिस्प्रैक्सिया, है ना, ये आपका चौथा प्रकार है। चारों प्रकार को समझ लो, यही आपके पेपर में आएंगे, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, यही आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, बता दे रहा हूँ अभी से। डिसलेक्सिया में आप क्या कहोगे सर, जिन बच्चों को कह सकते हैं कि पढ़ने से संबंधित, डिस का मतलब होगा कार्य में कमी, कार्य में कमी, ठीक है, और लेक्सिया का अर्थ होगा शब्दों के साथ कार्य में कमी, है ना, शब्दों के साथ कार्य में कमी। हम कह सकते हैं कि बच्चे को पठन संबंधी या पढ़ने से संबंधी जो अक्षमता होगी वो आपकी कहलाएगी डिसलेक्सिया। अगर हम यहाँ पर थोड़ा लेक्सिया में थोड़ा शब्द बनाएं तो हम कहते हैं सर लक्स, कह सकते हैं याद करने के लिए, और याद ऐसे ही किया जाएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। कहते हैं भैया लक्स साबुन लगा करके अगर नहाओगे और तब पढ़ने बैठोगे तो बढ़िया पढ़ लोगे, और अगर लक्स साबुन को नहीं लगाओगे, उसको नहीं करोगे, डिस कर दोगे उसको, तो भैया पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होगी वो आपकी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। याद कर लेना, समझ में आ गया हो तो ऐसे याद कर लेना, बाकी आप अपने मन से याद कर लेना। दूसरा आपका डिसग्राफिया, हम कहेंगे ग्राफ हम बनाते हैं किससे, तो आप कहोगे सर पेन से हम ग्राफ को बनाते हैं, और पेन से हम क्या लिखते हैं, पेन से हम क्या करते हैं, लिखते भी तो हैं, पेन से हम क्या करते हैं, लिखते भी तो हैं। और अगर हम ग्राफ नहीं बनाएंगे या पेन हमारे पास नहीं होगा, नहीं लिखेंगे तो डिस आ जाएगा, यानी कि जो लिखने से संबंधित जो हमारी अक्षमता थी वो हमारी किसके अंतर्गत आ जाएगी, डिसग्राफिया के अंतर्गत। चाहे बच्चा ब्लैक बोर्ड से लिख रहा हो, है ना, वहाँ से देख देख के चीज़ों को उतार रहा हो, चाहे बच्चा मान लीजिए कमल लिखना है तो उसने क्या लिख दिया, कलम लिख दिया, है ना, तो ये जो अक्षमता है ये डिसग्राफिया के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। इसके बाद में डिसकैलकुलिया, आप कहोगे सर कैलकुलेशन कहाँ पर करते हैं, तो कहोगे सर गणित में करते हैं, और गणित में अगर कैलकुलेशन करेंगे डिस लगा दिया जाएगा, यानी कि गणित संबंधी जो अक्षमता होगी वो हमारी डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आ जाएगी। बोलो हाँ सर समझ गए। ऐसे ही भैया गणित में क्या होगा, मान लीजिए मैंने आपको बताया 6 को लिख रहा है बच्चा 9, 3 को लिखना ऐसे था, लिख दिया ऐसे, है ना, 0 1 को ऐसे लिखना था, बच्चे ने 10 लिख दिया उसमें, ये देखने को मिलता है। ये जो आपका डिसप्रैक्सिया है, यहाँ पर जो कौशल विकास हैं इसमें कमी देखने को मिलेगी, बच्चे का गामक कौशल हुआ इस विकास में कमी देखने को मिलेगी, है ना, जो बच्चे की क्रियात्मक क्षेत्रों में कमी को दर्शाती होगी, है ना, जैसे हाथ हिलाना, ब्रश करना, इसके संबंधित जो आपकी ये आपकी डिसप्रैक्सिया के अंतर्गत जाएगी। बोलो सर हाँ समझ गया। अगर समझ गया भैया तो हाथ उठा करके बताइए, हाथ वाला अपना सिंबल बना के कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट आपका 3.3 ऑटिज़म, ठीक है, ऑटिज़म। इसको हम बोलते हैं क्या, तो आप कहोगे स्वलीनता, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्वलीनता बोलेंगे, कहेंगे क्या, स्वलीनता, यानी कि स्वयं में लीन। बस इतना अगर आप समझ गए तो आप सभी चीज़ को समझ गए। स्वलीनता जो शब्द है ग्रीक भाषा के ऑटो शब्द से बना हुआ है ना, और जिसका अर्थ क्या है, स्वयं में लीन। जो आपका स्वलीनता शब्द है इसका अर्थ क्या है, स्वयं में लीन, या हम कह सकते हैं स्वयं में खो जाना, स्वयं में खो जाना, है ना, इतना याद रखना, स्वयं में खो जाना। कहोगे सर बच्चा किसी की ओर ध्यान नहीं देगा, जब बच्चा किसी की ओर ध्यान नहीं देगा तो बच्चे में व्यवहारिक कौशल की कमी होगी, बच्चे में सामाजिक कौशल की कमी होगी, बच्चा बोलचाल सही से नहीं करेगा, शारीरिक विकास में बच्चे की कमी होगी, और बच्चा आपकी बातों को सुनेगा नहीं, आपसे मेल मिलाप नहीं करेगा, बच्चा एकाग्रचित हो जाएगा और एकाग्रचित होकर के अपने ही काम को करेगा और किसी की बात को नहीं सुनेगा। और ये जो है आपका जन्म के बाद 3 वर्ष तक, जन्म के बाद 3 वर्ष तक आपका ऑटिज़म हो सकता है।
इसको सबसे पहले हम किसके नाम से जानते थे? कैनर, कैनर व्याधि के नाम से इसको हम जानते थे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसको हम कैनर व्याधि के नाम से जानते थे या कैनर सिंड्रोम के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि जो लियो कैनर जी थे, इन्होंने क्या किया था, 1943 में इन्होंने 11 बच्चों पर आकलन किया था जो कि मानसिक मंदित थे, और उन्होंने कहा भैया ये मानसिक मंदित नहीं है, ये कौन है, ये स्वलीनता से ग्रसित हैं, और इसका नाम दिया गया कि ये कैनर सिंड्रोम के नाम से जाने, मतलब इस ऑटिज़म को कैनर सिंड्रोम के नाम से जाना गया। और कहा गया लगभग 10,000 में से, जो इसका आंकड़ा है 10,000 में से लगभग 4 बच्चे जो हैं वो स्वलीनता से ग्रसित होंगे। और सबसे भैया ज़्यादा कौन कहोगे, लड़कों पर ही सारी मुसीबत टूट पड़ती है, यानी कि लड़के जो हैं हमारे स्वलीनता से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे लड़कियों की अपेक्षा। इतना आप लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। अभी तक तो जो हमारी चीज़ें थी उनके बारे में हमने जाना, अर्थ के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे परिभाषा की, है ना। परिभाषा में क्या कहेंगे, इनकी परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है अमेरिकन विकलांग अधिनियम 1990, इनके अनुसार परिभाषा दी गई। कहा गया स्वलीनता एक विकासात्मक विकलांगता है, यानी कि मान लीजिए कि बच्चे 1 साल का था और बच्चे में धीरे धीरे स्वलीनता के गुण आ रहे हैं। तो अगर स्वलीनता के गुण आ रहे हैं तो क्या होगा, दिन पर दिन 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, बच्चे में ये जो विकासात्मक विकलांगता है इसकी स्थिति जो है वो बढ़ती जाएगी। बच्चा जो उसकी कंडीशन है वो गंभीर होती जाएगी। ये विकासात्मक विकलांगता का मतलब है। इसमें क्या होगा, बच्चे का शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण और सामाजिक क्रिया जो अंतःक्रिया है वो प्रभावित होगी। सामान्य रूप से यह घटना 3 वर्ष से पूर्व होती है, जो बच्चे के शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करती है। जहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चा क्रिया को बार बार दोहराता है, अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं करता, आपकी ओर देखता नहीं, संवेदी अनुभूतियाँ नहीं हो पाती बच्चे को, और भावात्मक रूप से बच्चे में कमी देखने को मिलती है, और बच्चे का शैक्षिक निष्पादन जो है वो सही से नहीं हो पाता, वो विपरीत होता है ना। ये आपका स्वलीनता था। लक्षण कहोगे सर, व्यवहार में कमी, भाषा में कमी, पुनरावृत्ति व्यवहार, और बच्चे में आक्रामक या आत्मघाती। बच्चा स्वयं को भी, अगर बच्चे के मन का आप नहीं कर रहे हो ना तो बच्चा स्वयं को भी मारने लगता है। अगर आप लोग रोज़ कॉलेज जाते होगे और आपके कॉलेज में अगर आता होगा बच्चा स्वलीनता से ग्रसित, तो वो स्वयं को भैया मारने पीटने लगता होगा अगर उसकी बात आपने नहीं मानी। मैंने देखे हैं, आपका पता नहीं, अगर आप जाते होगे देखा होगा तब आप समझ जाओगे कि स्वलीनता क्या है। तब आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि आप रोज़ बच्चे के साथ कर रहे हो प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में आप चीज़ों को ज़्यादा सीखते हो। कहते हैं ना कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जो सबसे बेहतर होती है। और अभी तक भैया अगर आपने अपना नाम, अपने राज्य का नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट सेक्शन में नहीं बताया है, और भैया अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इतना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ भैया जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो, आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पास में बन के आ जाएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास नोटिफिकेशन है समय से पहुँचती रहेंगी, और आप करोगे क्या कि हमारी वीडियोस को देख पाओगे, है ना, अगर आपके लिए हमारी वीडियोस यूज़फुल हैं तो। बाकी यूज़फुल नहीं है, आपको नहीं लगता है तो आप नहीं देखो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ना करना, है ना। जितने भी आपके ग्रुप हैं जहाँ पर आप जुड़े हुए हो, आपका शेयर करना पूरा अधिकार है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो पर भैया कम से कम 3 के व्यूज़ तो आने ही चाहिए। कम से कम 3 के व्यूज़, ज़्यादा आते हैं तो भैया मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों तक चीज़ों को पहुंचाया गया और आप लोगों ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। साथ ही साथ आपने खुद के साथ में हमारी भी मदद की, हमारी भी वीडियो को ज़्यादा मित्रों तक, ज़्यादा छात्रों तक, ज़्यादा भाई बहनों तक पहुंचा दिया। अब हम बात करते हैं भैया 3.4 की, जिसको हम कहेंगे मानसिक बीमारी। क्या कहेंगे? मानसिक बीमारी
या जिसको हम लोग मानसिक रुग्णता भी बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें मल्टीपल इलनेस, या कह सकते हैं सॉरी मल्टीपल नहीं, मेंटल होगा भैया, ठीक है हो जाता है भैया, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, मेंटल इलनेस, ठीक है, मेंटल इलनेस बोलते हैं जिसको हम लोग मानसिक बीमारी या मानसिक रुग्णता के नाम से जानते हैं। कहते हैं भैया इसमें क्या होता है, मानसिक बीमारी या मानसिक रुग्णता में व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का व्यवहार, है ना, और व्यक्ति की दैनिक क्रियाएं, व्यक्ति की दैनिक क्रियाएं जो ये होती हैं, ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। क्यों होती हैं? कहोगे सर बच्चे ने या व्यक्ति ने कुछ ऐसा देख लिया या उसके मन में कुछ ऐसा बैठ गया जो उसको बार बार प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है ना व्यक्ति क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, व्यक्ति व्यसन करने लगा है, यानी कि मदिरा पीने लगा है ना, और कह सकते हैं कि व्यक्ति में जो डिसऑर्डर हैं, परेशानियां हैं, चेतना का, पहचान की, आपसी संबंध की जानकारियां जो हैं उनमें बच्चा या व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम कह सकते हैं परिभाषा के रूप में मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों की पहचान एवं समझ में निश्चित ही समय के साथ बदलाव हुआ तथा परिभाषा, आकलन एवं वर्गीकरण में भी भिन्नता देखी गई। तो यहाँ पर भैया मानसिक रुग्णता की स्थिति आएगी जहाँ पर व्यक्ति के व्यवहार के तीनों पक्ष, चाहे वो व्यक्ति के सामवेगिक पक्ष हों, चाहे व्यक्ति का संज्ञानात्मक पक्ष हो, क्योंकि यही तीन पक्ष होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और चाहे व्यक्ति का क्रियात्मक पक्ष हो। सामवेगिक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष, ये तीनों जो हैं उसमें असंतुलन देखने को मिलता है। इसके कारण से व्यक्ति जो है क्रियाओं को नहीं कर पाता, बाहर नहीं जाता, डर लगता है उसको, है ना, बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, बहुत ज़्यादा दुख में रहता है ना, और जो मानसिक रुग्णता है इसमें देखने को मिलती है। अगर चिंता में रहेगा, कहोगे भैया चिंता में है तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ना, जिसमें क्या होगा व्यक्ति का हृदय जो बहुत तेज़ गति करेगा, पसीना बहुत ज़्यादा छूटेगा, घबराहट होगी, चिंता होगी, है ना, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर चिंता यानी कि एंग्जाइटी देखने को मिलती है। दूसरा क्या होगा, कहोगे सर मूड डिसऑर्डर, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनोदशा, क्या बोलते हैं, मनोदशा विकार, मूड डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत क्या होगा, आप कहोगे सर व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर रहा है, उसको किसी प्रकार की शंका लगी हुई है कि कोई हमको मार देगा आकर के, या हम कह सकते हैं किसी प्रकार का उसको दुख का एहसास हो रहा है। दुख का एहसास अगर हो रहा है व्यक्ति को तो मूड डिसऑर्डर, भाई उसको कोई दुख नहीं है लेकिन उसको लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा दुख है, किसी प्रकार का उसको दुख नहीं है, लेकिन उसको प्रसन्नता की बजाय उसको दुख का अनुभव हो रहा है। कोई भी प्रसन्नता वाली चीज़ भी है तो उसके साथ में दुख, उसका तनाव, उन्माद जो है वो आ रहा है, तो आपका मूड डिसऑर्डर पर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से आपका जो है मानसिक बीमारी है, आप कह सकते हो व्यक्तित्व विकार भी इसके अंतर्गत आता है। व्यक्ति जो है अपने समाज में जटिल जो भी उसकी क्रियाएं हैं उसको कर रहा है, लेकिन व्यक्ति को कष्ट दे रहा है वो चीज़ें, कार्य हुआ, विद्यालय हुआ, सामाजिक संबंध हुए, समस्या पैदा कर रहे हैं इन चीज़ों में, है ना, तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत जाएगा, है ना। समाज का विरोध करना, समाज को सम्मोहित करना, है ना, ये आपका व्यक्तित्व विकार के अंतर्गत जाएगा। या समायोजन विकार, कोई भी आपदा हो गई, कोई भी दुर्घटना हो गई, उसके बाद में व्यक्ति तनावपूर्ण रहने लगा और अपने समाज में उस व्यवहार या दुर्घटना के कारण चीज़ों को समायोजित नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहलाएगा, है ना। इसके बाद में बहुविकलांगता के बारे में आपको पढ़ाया ही था, जो कि आपको यूनिट 2 में ही हमने पढ़ा दिया था। बहुविकलांगता के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पर भी बहुविकलांगता के बारे में है। बहुविकलांगता में मैंने आपको बताया था कि भैया 2 या 2 से अधिक विकलांगताएं, चाहे वो संक्रमण के कारण हो, चाहे वो आनुवांशिक हो,
क्या कहलाएंगी, हमारी बहुविकलांगता की श्रेणी में आएंगी। जहाँ पर मैंने आपको बताया था ऐसी क्षतियाँ जहाँ पर मानसिक मंदता के साथ में दृष्टिबाधिता, मानसिक मंदता के साथ में ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, है ना, गतिशील दिव्यांगता, जहाँ पर ये दिव्यांगताएं एक साथ में सम्मिलित होती हैं, 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताएं एक साथ में सम्मिलित होती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम बहुविकलांगता की श्रेणी में रखेंगे उन व्यक्तियों को, है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आपका अब आता है यूनिट 3.5, जहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या है आपका, जीर्ण तंत्रिका तंत्र संबंधी स्थितियाँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, है ना। और इसी में आपका दूसरा आता है ब्लड डिसऑर्डर। तो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत आपका आता है पहला, आप कहोगे सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सही कर लेते इसको, रोसिस, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होगा, इसमें इसका अर्थ क्या होगा, सूजन और तंत्रिका तंत्र की जो बीमारी होंगी, सूजन, एक प्रकार की सूजन या तंत्रिका तंत्र की संबंधी जो बीमारी होंगी, चाहे वो रीढ़ की हड्डी में हो या तंत्रिका कोशिकाओं में हो, जहाँ पर माइलिन मैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसके कारण मस्तिष्क में जो रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाएंगी, बातचीत नहीं कर पाएंगी, और इसमें क्या होगा, इसी प्रकार की जो क्षमता है, यहाँ आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ा होगा, जब आपने RPWD एक्ट पढ़ा होगा वहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, पार्किंसंस रोग हुआ, तो आपने यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये जो संवाद करने की क्षमता है, इस पर प्रभाव पड़ता है ना, और यही आपका क्या कहलाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद में आपका दूसरा है आपका पार्किंसंस रोग, और ये जो आपके क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, इसी के अंतर्गत ये आपके डिसऑर्डर्स आते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, इसमें प्रगतिशील रोग है, इसमें कंपन देखने को मिलेगा व्यक्ति के शरीर में, पेशियों में बहुत ज़्यादा कठोरता देखने को मिलेगी और धीमी गति देखने को मिलेगी। खास करके ये चीज़ें वृद्ध व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं, जिनकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उनमें देखने को मिलती है, और धीरे धीरे ये पतन की ओर बढ़ जाते हैं और भैया क्या होता है, निपट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है ना। तो यहाँ पर आपका जो पार्किंसंस रोग है ये देखने को मिलता है, ठीक है। और भी आपके जो तंत्रिका तंत्र संबंधी जो रोग हैं, चाहे वो रीढ़ की हड्डी हो, कपाल की नसें हो, है ना, तंत्रिका की जड़ें हो, है ना, तो ये चीज़ें जो देखने को है वो मिलती हैं। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि दूसरा आपका आता है मिर्गी, भी इसी के अंतर्गत आती है आपकी, मिर्गी भी आपकी इसी के अंतर्गत आती है। चलिए मिर्गी भी आपको बता देना है, मिर्गी आपकी इसी के अंतर्गत आती है। मिर्गी में हम क्या होता है, मिर्गी को हम क्या बोलते हैं, तो कहते हैं सर इसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है, एपिलेप्सी बोलते हैं हम इसको, एपिलेप्सी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मिर्गी में क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है, खास करके जो हमारा ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क में हमारी बहुत सारी ऐसी स्नायु कोशिकाएं होती हैं जिन पर कार्य चलता रहता है ना, यहाँ से खून ब्लड वहाँ जा रहा है, वहाँ से ब्लड वहाँ जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी प्रकार का गड़बड़ी पाई जाती है, अगर कोई नस दब जाती है या किसी भी नस में असंतुलन देखने को मिलता है, तो उस समय क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर जो है वो लड़खड़ा जाता है, तो वहाँ पर मिर्गी जो है वो आ जाती है। इसमें कंडीशंस बहुत होती हैं, बच्चा गिर पड़ेगा, बेहोश हो जाएगा, वहाँ से बिल्कुल जितनी देर मिर्गी आई हुई है उस चेतना से बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये भी आपका एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मिर्गी भी आपका क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। जहाँ पर कह सकते हो कि आंशिक दौरे भी पड़ते हैं। आंशिक दौरों में सरल और जटिल। सरल में क्या होगा, जो व्यक्ति है उसमें जागरूकता की कह सकते हैं जागरूक रहेगा, और
उसमें परिवेश जो है, जिस परिवेश में वो बेहोश हो रहा होगा, उस परिवेश में वो जान जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ घटित हो चुकी हैं। लेकिन जटिल में क्या होगा, उसकी चेतना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ों को कतई भूल जाएगा। तो ये देखने को मिलता है। इसके बाद में सरलीकृत दौरे आपके आते हैं, जहाँ पर टॉनिक हुआ, एब्सेंस हुआ, है ना, ये सारे आते हैं आपके। एटोनिक हुआ, क्लोनिक हुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद में भैया दो चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके आती हैं रक्त विकार के अंतर्गत। ठीक है, रक्त विकार के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं आपकी, तो रक्त विकार के अंतर्गत आपका थैलेसीमिया हुआ, इसको हम पढ़ेंगे। और दूसरा आपका होगा हीमोफीलिया, या ऐसे लिखते हैं हीमोफीलिया। थैलेसीमिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है? पहले हम थैलेसीमिया पर बात कर लेते हैं। तो कहते हैं भाई थैलेसीमिया वो है जहाँ पर ये हमें अनुवांशिकी मिल रहा है। थैलेसीमिया जो होता है वो हमको अनुवांशिक मिलता है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति के जो रक्त होता है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी। और उसमें क्या होगा, जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो व्यक्ति को रक्त जो है वो बहुत जल्दी चढ़वाना पड़ेगा, बहुत जल्दी लेना पड़ेगा। रक्त की भारी कमी हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो रक्त जो है हमें बार बार चढ़वाना पड़ेगा, तो बाहर से खून हमें चढ़वाने की आवश्यकता होती है। जो ये भैया आपका थैलेसीमिया होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी। और जो आपका हीमोफीलिया होता है, इसमें क्या हो जाता है, अगर व्यक्ति को चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद क्या होगा कि जो व्यक्ति का शरीर है उससे रक्त बहेगा और रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता, है ना। ये भी आपका क्या है, अनुवांशिक विकार है आपका। रक्त की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता, तो क्या होगा कि रक्त जो है वो बहता ही रहता है, जिससे रोगी, जब बहुत ज़्यादा रक्त हमारे शरीर से निकल जाएगा तो भैया क्या होगा, रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपका हीमोफीलिया के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।